Dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 8 of Geometrical Optics JEE Mains Advanced and NEET series. और बच्चों बहुत टाइम हो गया है, पिछला लेक्चर आए और लास्ट टाइम हमने स्फेरिकल मिरर में रिलेटिव मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ा था और कई तरह के हमने और कंसेप्ट किए थे। आज रिफ्लेक्शन का ये आखिरी लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हम मिरर्स को कट कर दे तो उससे नंबर ऑफ इमेजेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और जितने भी कंसेप्ट बनेंगे हम वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। राइट, तो सी कंसेप्ट को शुरू करते हैं कि अगर मैं एक स्फेरिकल मिरर को कई हिस्सों में कट कर दूं, मान लो मैंने इसको यहाँ पर से कट ऐसे कट लगा दी, यहाँ से कट लगा दी, यहाँ से कट लगा दिया, राइट, और इसको एज इट इज अलाइन रहने दिया, कुछ भी शिफ्ट नहीं किया, बस मैंने कट कर दिया मिरर को बीच में से स्मॉल मतलब 0.11 मिलीमीटर के मैंने क्या यहाँ पर से कटिंग्स लगा दी। मेरा पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, इमेज यहाँ पर बन रही थी, तो क्या आपको लगता है कि जो पहले इमेज बन रही थी इमेज वहीं पर बनेगी, इमेज खिसकेगी? तो 3-4 क्वेश्चंस देखो यहाँ पर माइंड में आ सकते हैं कि अगर मैं मिरर को बीच में से कट कर दूं, स्फेरिकल मिरर को, तो क्या पोजीशन ऑफ इमेज पे कोई चेंज आएगा? सेकंड, नंबर ऑफ इमेजेस पे कोई चेंज आएगा? थर्ड, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इसमें कोई चेंज आएगा? तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो माइंड में आ सकते हैं आपके कि मैंने अगर एक मिरर को कट कर दिया और कहीं पर भी शिफ्ट नहीं किया, एज इट इज सेंटर यहीं पे रहने दिया, इस पूरे स्फेरिकल मिरर का सेंटर अभी भी यहीं पे बन रहा है, तो उससे क्या पोजीशन ऑफ इमेज पे कोई फर्क आएगा? तो आंसर है नो। कभी भी आप अगर मिरर को कट कर दोगे तो पोजीशन ऑफ इमेज नहीं चेंज होगी अगर आपने सेंटर को कोई शिफ्ट नहीं किया। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि मैंने एक मिरर को, ये देखो ये दो अलग चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। मैंने एक मिरर को कट किया, मान लो मैंने इसको यहां बीच में से ही कट कर दिया और इस पार्ट को उठाकर ऊपर रख दिया यहां पर, राइट, और इस नीचे वाले पार्ट को उठाकर थोड़ा सा और नीचे कर दिया, राइट, सेपरेशन ले आया मैं बीच में। ये भी कटिंग ऑफ मिरर है, लेकिन यहां पर देखो यहां पर शिफ्टिंग भी है कि मैंने बीच में से कट किया और शिफ्ट कर दिया, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, यहां पर मैंने शिफ्टिंग नहीं की, विदाउट शिफ्टिंग है ये। तो कभी भी पोजीशन ऑफ इमेज पर फर्क पड़ेगा तो आंसर है नो। नंबर ऑफ इमेज में फर्क पड़ेगा, आंसर है नो। वहीं पे इमेज बनेगी, एक ही इमेज बनेगी। क्या इंटेंसिटी ऑफ इमेज में फर्क पड़ेगा? तो आंसर है यस। पहले इससे जितनी भी लाइट रेस टकरा रही थी, सी इस तरह से, राइट, अब यहां पर क्योंकि कुछ स्पेसिंग आ चुकी है तो शायद कुछ लाइट रेस जो टकरा कर ये इमेज बनाती यहां पर रिफ्लेक्ट होकर, उसमें कमी आएगी। देख पा रहे हो आप इस तरह से, राइट। तो यानी कि यहां पर अगर पहले 10,000 रेज मिल रही थी, अब शायद यहां पर 8,000 रेज मिले। तो जब भी आप एक स्फेरिकल मिरर को कट कर दो और सेंटर को शिफ्ट ना करो तो हमेशा इंटेंसिटी ऑफ इमेज पर अफेक्ट पड़ेगा। और मुझे इंटेंसिटी की जगह ये बोलना चाहिए कि नंबर ऑफ लाइट रेज मीटिंग टू फॉर्म इमेज, इस बात पे फर्क पड़ेगा। क्लियर है? आई होप आपको ये बेसिक सी बात समझ आई होगी। हमने जो मेन कॉम्पिटिटिव के लिए क्वेश्चंस करने होते हैं वो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं कि हमने कट किया और शिफ्ट कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, फ्लिप कर दिया, बड़े सारे इसमें केसेस बनते हैं, राइट। तो एक बार ये बेसिक सी बात नोट डाउन करो, फिर हम आते हैं कटिंग ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड शिफ्टिंग देयर पोजीशंस। सी, तो केस नंबर 1 देखो बच्चों, अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं आपको कि हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर ले रहा हूं मैं यहां पर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एक ऐसा कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है डेट इज प्रेजेंट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। हमने यहां पर, अच्छा यहां पर मान लो यहां पर कहीं होगा F, यहां पर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। सी, हमने क्या किया बच्चों, यहां से कट किया सेंटर में से और कुछ ऐसा किया, देखो इसी डायग्राम में मैं चेंज कर रहा हूं, इसको ऊपर खिसका दिया
1 मिलीमीटर से। सेम वे में यहां से कट किया मिरर और इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। सेम वही 1 मिलीमीटर से, राइट। अब इस सिनेरियो में मुझे बताओ कि जो यहां पर इमेजेस बनेगी, पहली बात क्या एक बनेगी या दो बनेगी? जब भी मैं कट करके पीसीस को सेपरेट कर दूंगा, अब ध्यान से देखो तो एक अपना एक अलग से सफेयर बना रहा है यहां पर, और ये एक अलग से सफेयर बन रहा होगा यहां पर। तो यानी कि अब दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। समझ पा रहे हो? जब भी आप सेपरेशन ला दोगे तो अब ये एक सफेयर का हिस्सा नहीं रहेंगे, अब ये अलग एक अपने आप में इंडिपेंडेंट अलग से एक सफेयर बना रहे होंगे। और ऊपर वाले की जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी क्या वो ये होगी? सी, मैं इसको ब्लू लाइनिंग से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नीचे वाले की प्रिंसिपल एक्सिस क्या ये होगी कि कुछ इस तरह से, राइट। लेकिन ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा है? ऑब्जेक्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर ये रहा, मिरर 1 M1, एक कनकेव मिरर ये रहा, इसको मैं हटा रहा हूं 2 मिनट के लिए, मिरर 2 M2। हाँ, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर शिफ्ट जरूर हुआ, लेकिन कभी भी कटिंग ऑफ मिरर से फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब देखो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की सेपरेशन कितनी है? 2 मिलीमीटर। अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊं मिरर M1 के लिए, तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए ये जो होगा ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी? ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मिलीमीटर, लेकिन डाउनवर्ड है तो इसलिए क्या होगी? -1 मिलीमीटर। मैं हाइट ऑफ इमेज निकालूं, मुझे यहां पर जो मेरा मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि दो क्वेश्चंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी देयर, तो आई विल से 2। दो इमेजेस बनेगी, किसके लिए और किसके लिए? जो इमेजेस बन रही है, क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन इमेजेस formed by M1 and M2. If there are number of images, then what will be the separation between images formed by M1 and M2? If they are 2 millimeter, if their principal axes are 2 millimeter apart. See, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इमेज का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर f की वैल्यू 20 है बच्चों, u की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 है, तो v कितना होगा? निकाल लो, देखो बिल्कुल इजी है निकालना। देखो मिरर फॉर्मूला से अगर बेसिक तरीके से करो 1/v + 1/u = 1/f। अब आपको पता है कि साइन कन्वेंशन जब मैं लूंगा मुझे v निकालना है, तो 1/v फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन कन्वेंशन लूँ अगर मैं -1/f -- 1/u। अगर आप देखो तो ये बन रहा है कितना? f कितना है आपके पास? f कितना है भला? आपके पास 20 था, और ये u कितना है 30, तो 20 इंटू में 30 और ऊपर क्या आ जाएगा? -30 + 20। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों, तो जो मुझे v की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 600 अपॉन में -50, और सोल्व करके मुझे मिल जाएगी यहाँ पर अगर मैं v निकालूं, सी लगता है कुछ गड़बड़ है इसमें, 600 और ये हाँ -10 आएगा ना यहाँ पर। तो मैं जब सोल्व करूंगा तो v की वैल्यू कितनी होगी? -60। यानी कि जो इमेज बन रही होगी वो कहीं यहां पर बन रही होगी बच्चों, इस दूरी पर, राइट। तो ये जो डिस्टेंस आया कितना है? 60 सेंटीमीटर। किसका? इमेज का। अब जो मेन बात है बच्चों वो ये है कि सेम वे में इसके लिए देखो, सेम वे में इसके लिए भी इमेज यहां पर बन रही होगी 60 सेंटीमीटर में। दोनों मिरर के लिए देखो 60 सेंटीमीटर। तो ये होगी वो लाइन ज्वाइनिंग जो इमेज है। मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, ये नहीं, मुझे ये निकालनी है ना, इमेज की हाइट भी तो होगी कुछ ना कुछ, इमेज कहीं ऊपर बन रही होगी ना। देखो अब अगर मैं यहाँ से अगर हाइट ऑफ इमेज निकालने की कोशिश करूँ, तो आपको पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? -v/u मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी लूंगा मैं? 1 मिलीमीटर। देखो पहले वाले के लिए देखो ना, पहले वाले के लिए नीचे की तरफ है ऑब्जेक्ट, तो डाउनवर्ड के लिए क्या आ जाएगा? -1 मिलीमीटर इक्वल्स टू -v। v की वैल्यू कितनी है? -60 अपॉन में u की वैल्यू कितनी है बच्चों? u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये u की वैल्यू है 30, राइट। तो जब मैं वैल्यू लगाऊंगा यहाँ साइन कन्वेंशन के साथ, तो मुझे मिलेगा कितना?
मुझे मिल जाएगा यहाँ पर -2 HI मल्टीप्लाई बाय -1 मिलीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना है बच्चों, +2 मिलीमीटर। इससे पता लगता है कि जो इमेज बनेगी ये 2 मिलीमीटर ऊपर बनेगी यहाँ पर, राइट। तो इमेज जो बन रही है इसके लिए बन रही है 2 मिलीमीटर ऊपर। और अगर इसके लिए इमेज निकालूं M2 के लिए, इसके लिए भी सेम वे में यहाँ पर क्या आ जाएगी 2 मिलीमीटर यहाँ पर, यानी कि ये 2 मिलीमीटर आ गया। अब आप देखो कि ये बन रही है I1 और ये बन रही है I2। ये क्या है 2 मिलीमीटर, ये क्या है 2 मिलीमीटर, और सेपरेशन भी कितनी है 2 मिलीमीटर। तो जो इसका एक्चुअल आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, सेपरेशन विल बी 6 मिलीमीटर। जब भी आप 1 मिलीमीटर से ऊपर कर दोगे तो इमेजेस में कितना सेपरेशन आएगा, ये 2 मिलीमीटर ऊपर बन रही है, ये भी 2 मिलीमीटर नीचे बन रही है, तो सेपरेशन टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल करके देख लो 6 मिलीमीटर आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से टैकल करते हैं जब भी कटिंग ऑफ मिरर के क्वेश्चन आए। अभी 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए कि कैसे करना है इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों, जैसा आपको करवाया है। तो जो सेकंड केस देखो जरा, एक केस और भी आता है इसके अंदर। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई कनकेव मिरर है और जिसका प्रिंसिपल फोकस, मान लो ये रहा, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हम मान लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को चलो कहीं यहाँ पर रख देते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों कि मैंने क्या किया इस बार, यहां से और यहां से टोटल 2 मिलीमीटर का एक मिरर कट किया और इस पीस को बाहर फेंक दिया, ठीक है। जब मैं बाहर फेंक दूंगा तो ये सेपरेशन ऐसी हो जाएगी। अब बताओ कि जो इमेज बनेगी, कितनी इमेजेस बनेगी, तो आंसर वही है। ऐसे कर देने से ये अपने आप में एक इंडिविजुअल कनकेव मिरर बन गया, अलग से कनकेव मिरर बन गया। इस केस में भी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 2। बात यह आती है कि सेपरेशन कितनी होगी, तो सेपरेशन जितनी पहले थी, देखो पहले वाला केस क्या था, पहले वाला केस यह था कि मैंने बीच में से कट किया, इस पार्ट को ऊपर उठा दिया 1 मिलीमीटर, इस पार्ट को नीचे उठा दिया 1 मिलीमीटर। पहले वाले केस में भी एक तरह से यही था कि मैंने क्या किया, कट करके फेंका नहीं, मैंने बस क्या किया, उस पूरे मिरर को ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये 1 मिलीमीटर ऊपर और ये 1 मिलीमीटर नीचे। तो केस चाहे ऐसा हो कि कट करके ऐसे सेपरेट कर दिया, या केस ऐसा हो कि बीच में से 2 मिलीमीटर कट निकाल के बाहर फेंक दिया, दोनों केस में जो आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चा वो सेम मिलेगा। आप चाहो तो जो पिछला रिजल्ट है वो इसमें आप चाहो तो इसको ऐसे सोल्व करके देख सकते हो, किसी भी वैल्यू के लिए आपको सेम बात मिलेगी, राइट। सो इफ मिरर इज कट फ्रॉम द मिडल and shifted upward and downward, or mirror is cut by some distance and thrown away, दोनों ही केस सेम है। दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक और केस देखते हैं अब इसके बाद। तो बच्चों एक केस और आता है कि हमने क्या किया, किसी मिरर को कट किया और उसका एक पार्ट तो कर दिया कॉनकेव और एक कन्वेक्स बिल्कुल उसके नीचे यहां पर ऐसे लगा दिया। मतलब सिचुएशन ऐसे मिल गई आपको, एक ही मिरर से आपने क्या, आधा हिस्सा तो कॉनकेव कर दिया, आधा हिस्सा कन्वेक्स कर दिया और ऑब्जेक्ट को उनके बीच में ऐसे रख दिया। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है इसके अंदर कि कितनी इमेजेस बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। तो अगर मैं नंबर ऑफ इमेजेस की बात करूं, इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ दोनों की हम एक काम करते हैं 30 ले लेते हैं, इसकी भी 30 और इसकी भी 30, ठीक है। अगर मैं यहां से सबसे पहले देखो ये कुछ नहीं गिवन कि रिफ्लेक्शन पहले कहां पर होगा, कहीं मर्जी से बना सकते हो। अगर मैं प्रैक्टिकली यहां से बनाऊं ऐसे, सपोज करो एक रह गई ऐसे, अगर ये ऐसे जाएगी, अच्छा अगर मैं इसका फोकस ड्रॉ करूं, फोकस क्या होगा 30 सेंटीमीटर। अच्छा मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 30 ले रखा है। एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि सिंप्लीफाई केस रहे, इसको मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ 30, मिड पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, इसको ले लेते हैं हम 20, ठीक है। अब परफेक्ट है। तो एक चीज जो समझने वाली वो ये है बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा है तो फोकस कहीं यहां पर होगा, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर होगा पीछे की तरफ। अगर एक रे आएगी ऐसे तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं यहां पर जाएगी इस तरह से, ठीक है। और जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, क्या नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगा। सो दिस विल बी द डायग्राम। और ये यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस एक्सटेंड कर दिया। तो इसकी वजह से जो रे जा सकती है वो यहाँ पर इमेज बना सकती है I1। अच्छा
तो अब आप प्रैक्टिकली देखो कि ये इमेज क्या इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, तो आंसर है नो, नहीं कर सकती। देखो है ना, ये M1 की जो इमेज बन रही है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती, यानी कि यहीं पे खत्म। अच्छा, अगर रिफ्लेक्शन यहां से करवाता मैं इस जगह से, तो अगर रे को मैं ऐसे एक्सटेंड करूं यहां पर, राइट, तो क्या ये डाइवर्ज होगी कुछ इस तरह से, राइट, तो इसकी वर्चुअल इमेज यहां पर बन जाएगी ऐसे। तो एक ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि एक सिंगल इमेज बन सकती है यहां पर, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। जब भी आप इस तरह से देखो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो ये आपके पास एक मिरर था, कॉनकेव मिरर था, आपने क्या किया, इसको बीच में से कट किया, ये हिस्सा यहीं रहने दिया, और या फिर हाँ ये हिस्सा यहीं रहने दिया, और आपने क्या किया, इसका जो अपोजिट फेस है उसको सिल्वर किया, और जो सिल्वर था उसको रफ किया और उसको ऐसे लगा दिया यहां पर, मतलब ऐसे, राइट, और ऑब्जेक्ट को बीच में रख दिया। कितनी इमेजेस बनेगी अगर मिड पॉइंट पे रखूंगा, तो आंसर है 1। तो ये भी क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, राइट, कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितनी इमेजेस बनती है, तो आंसर है 1। वैसे भी आप देखो, इतना तो आपको मैंने सिखा रखा है कि आप रे डायग्राम रे ट्रेसिंग से भी बना सकते हो, ठीक है, तो रे ट्रेसिंग करके देख लेना, आपको आपकी बात का खुद से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है जो हमने सीखना है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, एक और कंसेप्ट सीखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। देखो बच्चों, एक कंसेप्ट और सिखा रहा हूं आपको। जब भी हम किसी स्फेरिकल मिरर को किसी भी थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे, तो जस्ट इमेजिन जो पहले प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे था, क्या वो शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अगर मैं किसी भी थीटा एंगल से रोटेशन दूंगा, देखो जैसे कि ये है, अगर ये आपको कॉनकेव मिरर नजर आ रहा है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, तो रोटेट करती देखो, इनिशियल प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये थी, तो क्या फाइनल प्रिंसिपल एक्सिस ये आ जाएगी। देखो थीटा के एंगल, थीटा का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये ना डायग्राम से ज़्यादा बेटर समझ आएगा। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन क्या है, ये ब्लैक वाला जो मैंने कनकेव मिरर बना रखा है, राइट, मैंने इसको इधर की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिरर को थोड़ा सा घुमा दिया थीटा एंगल से। जैसे थीटा एंगल से घुमाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या प्रिंसिपल एक्सिस नीचे सरक जाएगा। तो जो फाइनल पोजीशन बनी मिरर की वो ये बनी बच्चों, ब्लू वाली, राइट, दिस इज फाइनल पोजीशन। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन में क्या थीटा का फर्क है। पहले जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u था, जब भी आपको ऐसा बोल दिया जाए कि इमेज को लोकेट करो, अगर मैंने किसी भी स्फेरिकल मिरर को थीटा से रोटेट कर दिया, तो देखो अब आपको यहां से लेकर यहां तक, यहां पर देखो यहां पर ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, तो अगर ये थीटा है, ये u है, तो ये क्या होगा, u cos थीटा, पोल से लेकर ये वाला डिस्टेंस। और हाइट कैसे निकाल सकते हो आप, हाइट क्या होगी, u sin थीटा, राइट। तो अब से आप क्या करोगे, जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले, आप मिरर फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे। कैसे, 1/v प्लस 1/u था, लेकिन आप क्या लिखोगे, u cos थीटा। साइन कन्वेंशन बाद में यूज करोगे, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड यहां पर पड़ा है, तो -u cos थीटा हो जाएगा, कॉनकेव है तो -f हो जाएगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं कि जनरल फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u cos थीटा शुड बी इक्वल टू 1/f। सिमिलरली जो हाइट ऑफ इमेज है उसकी जगह क्या लिखोगे आप, हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा आपका वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, u sin थीटा, एज यू कैन सी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप ऐसे मॉडिफाइड वर्जन को भी कर पाओगे मिरर फॉर्मूला के, राइट, जब भी हम मिरर को रोटेट कर देंगे। जो प्लेन मिरर था उसकी रोटेशन तो हमने समझी थी, इसमें जो रोटेशन आएगी उसके ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी कंसेप्ट ना छूटे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि इसके बाद हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट करना है। तो आज 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इस के ऊपर। मैं आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए क्वेश्चन देता हूं, आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करोगे, ठीक है। तो देखो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। तो बच्चों जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है आपका आज का पहला, वो ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम 75 सेंटीमीटर दूर रखें किसी भी स्फेरिकल मिरर से, जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर, राइट। अब मैं पहले बता देता हूं कि ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया आपको, 20 सेंटीमीटर। अगर मैं मिरर को 37 डिग्री टर्न करूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको बताने की इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, -12, -15, -20 और -7, राइट। इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना कि आपने कैसे सोल्व किया। तो इसी के साथ ना एक चीज और है, एक इसकी हाइट भी निकाल कर देना कि हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है।
ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। अब एक और क्वेश्चन की तरफ देखो जरा, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कंडीशन को देखते हैं एक बार। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का क्वेश्चन, और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें से मैं कोई एक करवा रहा हूँ जो कि सबसे टफ वाला है। जनरली आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख देंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ना रखकर एक थोड़ा बड़ा लेंथ लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट को रखा है। ऐसा बोल दिया गया कि एक प्लेन मिरर और एक कन्वेक्स मिरर के बीच में कहीं 40 सेंटीमीटर का एक पाइप पड़ा है। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो 50 सेंटीमीटर, और पाइप की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक ये है 10 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर। अगर पहला रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पर हो रहा है तो आपको ये बताना है, और सेकंड क्या हो रहा है कन्वेक्स पर, आपको ये बताना है कि जो सेकंड इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा और मैग्निफिकेशन क्या होगी। तो देखो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हैं बच्चों, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पर। अगर एंड ए की बात करूं, क्योंकि प्लेन मिरर है, एंड ए के लिए यू की वैल्यू क्या 10, तो यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी येलो ए 10। एंड बी कितना दूर है, 50 सेंटीमीटर दूर। देखो एंड बी देखा है 50, यहां पर 50 सेंटीमीटर दूर, तो यानी कि यहां से लेकर एंड बी की अगर मैं बात करूं, दिस टोटल डिस्टेंस इज बेसिकली 50 सेंटीमीटर। तो ये 10 और यहां से 50 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये होगा ये पाइप की इमेज बना देगा। यानी कि जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये होगा। ये यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। जी, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करें। देखो जो ऑब्जेक्ट जो एंड ए है, ए 10 तो ये भी 10, राइट। यहां से लेकर यहां तक ये 50, यहां से लेकर यहां तक ये 50, तो ये भी 50। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको? डायग्राम को ध्यान से देखो। तो इस तरह से आपने इसके लिए तो इमेज बना दी। अब यहां पर ना एक चीज जो मिसिंग हो गई वो ये थी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 120 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो ये इमेज है, मतलब इसकी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी इमेज हो गई किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। अब जो बच्चों ये इमेज है ये इस कन्वेक्स के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब सोचो जरा, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। इसके इस एंड का u कितना है, देखो यहां से लेकर यहां तक 50 ये और 10 ये, तो यानी कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो पहले मैं इस एंड की इमेज निकालने की कोशिश करता हूं मिरर फॉर्मूले से, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v निकालना है, 1/u, u कितना हो गया बच्चों, -60 हो गया, क्योंकि रेज यहां से यहां की तरफ जाएगी, है ना। u की वैल्यू कितनी होगी, -60, तो -1/60 इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 60 हो जाएगी। तो जो 1/v की वैल्यू आई बच्चों वो क्या आएगी, 1/60 प्लस 1/60, यानी कि जो v आएगा बच्चों वो आएगा सोल्व करके 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव, राइट। तो इससे पता लगा कि एक एंड की इमेज तो मैं निकाल चुका हूं, इसको मैं v1 नाम दे देता हूं। अब देखते हैं कि दूसरा एंड कितना दूर है। दूसरे एंड की जो लंबाई है वो है, देखो 50 ये रहा, 50 ये रहा, और आगे देखो 10 और ये 40, 50 ये रहा। तो इस मिरर से ये जो एंड है ये 100 सेंटीमीटर दूर हुआ। तो अब इसी तरह से मैं इसके लिए भी लगाऊंगा यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/mf। जैसे कि यहाँ पर मैं v1 वर्ड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं v2 वर्ड यूज कर लेता हूँ, v2 u2, राइट। तो 1/, में v2 क्या होगा बच्चों, 1/f माइनस 1/, u2 अगेन माइनस होगा, माइनस लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1/60 प्लस 1/100, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 600, इट विल बी व्हाट 100 प्लस 60, 1/v। तो v की वैल्यू जब मैं सोल्व करूंगा तो बच्चों आ जाएगी 600 अपॉन में 160। तो यानी कि अगर ये सोल्व किया जाए तो ये समथिंग ये आ जाएगा आपके पास, अगर मैं 60 को 16 से डिवाइड करूं, फिफ्टीन बाय फोर का मतलब 3.7 समथिंग। अब
ये मेरे पास V2 की वैल्यू आई 3.7, अगर मैं देखूँ सी, समझ पा रहे हो इस बात को, आपकी फोकल लेंथ कितनी है 60, तो 1/60 प्लस U2 कितना है 100 हो गया, ठीक है। देखो ये रहा 100 यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जब मैंने LCM लिया तो कितना है 600, जब मैं 60 को डिवाइड करूँगा तो 100 को डिवाइड करूँगा तो 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 160 डिवाइड बाई 600, रेसिप्रोकल किया, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 60/16, राइट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो 2 8 जा 16, यहाँ 30, फिर कैंसिल किया 15, यहाँ पर 4 और 15/4, अगर मैं इसको सोल्व कर तो कितना आएगा 3.7, राइट। अब आपने क्या करना है यहाँ पर बच्चों, देखो आपको एक इमेज तो मिल रही है कितना दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दूसरी इमेज कहाँ पर मिल रही है, दूसरी इमेज कहाँ पर मिल रही है 3.7 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ से ना एक चीज़ क्लियर हो रही है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि नेचर तो पता लग गया। नेचर कैसा होगा, देखो एक एंड तो मिल रहा है आपको 3.7 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि इसको मैं रब कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लो जी। और दूसरा एंड कहाँ पर मिल रहा है, दूसरा एंड मिल रहा है आपको कहाँ पर 30 सेंटीमीटर दूर, यानी कि कहीं यहाँ पर। तो अभी ना हमको ये चेक करना है कि मैग्निफिकेशन क्या है। ये नेचर तो पता लग गया, नेचर कैसा है इरेक्ट, और नेचर कैसा आ रहा है इसका वर्चुअल इरेक्ट आ रहा है। मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V1 अपॉन में U2 माइनस U1, डेट विल बी योर मैग्निफिकेशन। V2 माइनस V1 करूँ अगर मैं, या V1 माइनस V2, देखो इसको जरा एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको मैग्निफिकेशन को अलग से निकाल के दिखाता हूँ आपको। सी, तो जब मैं फॉर्मूला पुट करूंगा V2 माइनस V1 अपन में U2 माइनस U1, देखो फॉर्मूला क्या होता है माइनस V बाई U, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जब ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ बच्चों, तो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर 3.7 माइनस 30 अपॉन में 100 माइनस 60। जब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों तो मुझे मिलेगा ये 26.3 डिवाइड बाय 40, तो मैग्निफिकेशन विल बी व्हाट 26.3 डिवाइड बाय 40। अब यहाँ से हमने क्या निकाली, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकाली, जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों सामने। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे आप। अब यहाँ पर ना एक चीज का और ध्यान रखो, ये माइनस साइन लगाना भूल गया मैं यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये बाय डिफॉल्ट प्लस ही हो जाएगा, है ना डिफरेंस। तो दिस इज योर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय दिस कन्वेक्स मिरर इन सेकंड रिफ्लेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं कि दो मिरर्स के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, तो इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। जितने भी मिरर से रिलेटेड कंसेप्ट थे मैं मोस्टली आपको करा चुका हूं। अगर आप कोई भी एक बुक उठाकर देखोगे जेईई मेंस एडवांस के लिए, तो आपको नजर आएगा कि आपके नोट्स अगर आपने बनाए हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के, तो हर एक चीज कवर हो रही है, राइट। अगर कवर नहीं भी हो रही होगी तो उसको हम सेकंड राउंड में ले लेंगे जब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगला लेक्चर जो होगा वो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड होगा। तो इस चीज को प्लीज एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को, और अगले लेक्चर से हम रिफ्रैक्शन उठाएंगे, राइट। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों अगर आपने नहीं किया। तो बच्चों एक आपको कमेंट बॉक्स क्वेश्चन और दे रहा हूं करने के लिए, ठीक है। पिछले बार से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये वाला। किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हम, किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैंने एक कॉनकेव और एक कन्वेक्स मिरर के कहीं बीच में रखा। इसका कॉनकेव से जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर और जो कन्वेक्स डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। अगर कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर और कन्वेक्स की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी, अच्छा यहाँ पर मिरर M1 M2 में लिख देता हूँ, ये मिरर M1 है। व्हाट विल बी मैग्निफिकेशन ऑफ सेकेंड इमेज इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन अकर्स एट M1। आई रिपीट माई क्वेश्चन, what will be magnification of second image if first reflection occurs at M1। तो इसको आप ट्राई करना और कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में आंसर करना। दो आपको क्वेश्चन दे दिए मैंने करने को। तो इसी के साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं है बताने को, और फिर शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन अगले लेक्चर से। सी यू, हैव अ ग्रेट डे।